तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ तो उसके बाद मैंने भी एक पहले क्वेश्चन पूछा था, पहले वो बताओ। मैंने भी कुछ लिखा था साथ में उसके, तो अगली बार से आंसर कुछ। हाँ बताओ बताओ। मतलब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो कंप्लीट प्लान था। अच्छा, तेरे वाले क्वेश्चन में लाइक बच्चों को पता चले जैसे। तो दोबारा से बोल, कुछ समझ नहीं आया, तूने क्या कहा? जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें बहुत डाउट है, वो करना ही कैसे वही समझ नहीं आ रहा। ओके, वो समझा देते हैं अभी। गाइस मैंने सब लोगों को क्वेश्चंस भेजे हैं दो। परीक्षा ने 2 सवाल पूछे हैं विद रिगार्ड्स टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो परीक्षा कैसे बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? गाइस अभी आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से जरा 2 डाउट है, पहले ले लेते हैं परीक्षा के, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, फिर वापस से डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी परीक्षा, कैश बुक और पासबुक, सब लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैंने सबको भेजे हुए हैं। एंड लेट मी जस्ट पीपल। एंड शगुन प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा, शगुन एंड मलाइका। हाँ परीक्षा बताओ बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 6400। तो आप किसके हिसाब से चल रहे हो, बैलेंस एज पर? कैश बुक। तो मैं कैश बुक पे बिंदी लगा दूं? ठीक है, अब हुआ क्या है? सर वीडियो शेयर नहीं है। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर करता हूँ, रुको रुको। अभी देखो बेटा, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कैश बुक पे बिंदी लगा दी, ये बात क्लियर है। और यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, बैलेंस एज पर कैश। कितना है आपका? 6400। और कौन से वाले कॉलम में आता अगर मैं प्लस और माइनस बनाता? कैश हाँ प्लस जी, बनेगा। प्लस वाले में आता, ये क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ जी। अब आगे बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाइल कंपेयरिंग इट विद पासबुक इट वाज फाउंड दैट अ चेक ऑफ 7200 इशूड। हमने चेक इशू किया है, तो हमें क्या करना चाहिए था? माइनस। हमें माइनस करना चाहिए था बेटा कैश बुक में, लेकिन उसने क्या कर दिया? वाज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो यानी क्या कर दिया होगा हमने, अगर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया तो प्लस कर दिया माइनस करने की जगह। आ रही है बात समझ में? परीक्षा यहाँ तक क्लियर हुआ? यस। अब ये ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि ये चेक क्लियर नहीं हुआ है, ये कहीं नहीं बोला है। तो हम क्या मान के चलेंगे बेटा, ये चेक क्लियर हो चुका होगा, विच मींस पासबुक ने तो माइनस कर दिया होगा। देखो क्लियर हुआ, समझ आया? तो इफेक्टिवली हुआ क्या है, पासबुक में माइनस हो चुका है, कैश बुक में प्लस हो चुका है। अब आपको जहां पे बिंदी है वहां पे एडजस्ट करना है, तो यानी कि क्या करूं यहाँ पे मैं, कैश बुक साइड में डबल माइनस होगा। हाँ, यानी कितना? -14,400, तब जाके बराबर 14,400। आएगा ना भाई, तभी तो बराबर बैठेगा दोनों साइड में। क्लियर हुआ? याद करो क्या आपको पहले तब वहां भी बताया था ना, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली सिचुएशन में, या ओपनिंग बैलेंस में बताया था। ओपनिंग बैलेंस में बताया था ना कि अगर डेबिट की जगह क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस ले लिया है तो उसका डबल इफेक्ट आता है। तो सिमिलरली यहाँ भी डबल इफेक्ट आएगा बेटा। तो माइनस साइड में आप इसको लिखोगे 14,400, फिर जब आप इसको बैलेंस करोगे बेटा तो कौन सी साइड ज्यादा आ गई? अब ये आ गई, माइनस साइड। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बैलेंस। आई बात समझ में? यस। ठीक है, अब यहाँ फेवरेबल बैलेंस था, प्लस में था, और सेम साइड पे आ रहा है, तो अब ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का, अनफेवरेबल को डेबिट क्रेडिट में क्या बोलेंगे पासबुक में? डेबिट बैलेंस। समझ आ गई मेरी बात? तो इसका आंसर क्या हुआ? 8,000 डेबिट। अब एग्जाम में ऐसे करके नहीं दिखाना, आपका तो 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कि 1 मार्कर को इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना करना है। तो अगर मैं माइंड में कर रहा होता तो मैं कैसे कर रहा था? देखो मैंने माइंड में कैसे किया, बैलेंस कितना है कैश बुक का? 6400 क्रेडिट या फेवरेबल, माइंड में ये लेके चलो, ठीक है।
अब कह रहा है भाई हमने 7200 क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो मेरे माइंड में तो क्लिक कर गया था। ये आपके हो सकता है इमीडिएटली ना करें, जितने प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन उतना ज्यादा हैबिट बन जाएगी। मेरे माइंड में तो छूटते क्लिक कर गया कि यानी इसका डबल इफेक्ट आएगा 14,400 का। अब माइंड में सोचो प्लस करना है या माइनस करना है, वो कैसे होगा? एक तरीका तो आपको ये पता ही है, ये लंबा तरीका है, ये तो जब आपको पूरी बनानी है तब काम कर जाता है। लेकिन अगर आपको सिंपल एक 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए सोचना है तो मैं सिंपल ऐसे सोच सकता हूँ कि भैया मैंने डेबिट साइड पे इसको कर दिया, यानी कि मैंने प्लस साइड पे इफेक्ट दे दिया। क्लियर हो गया? तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, मैंने प्लस ज्यादा कर दिया है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 8,000। नेगेटिव आया, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया। तो मैंने माइंड में इस तरीके से किया। समझ आ रहा है मेरी बात? क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा आपको अगर सिंगल 1 मार्कर है तो करने की जरूरत नहीं ना, जिस तरीके से ये आपको पूरा लॉन्ग कट बताया, फिर आप शॉर्टकट इस तरह से करके ट्राई कर सकते हो। और सेकंड का आंसर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बताओ परीक्षा, आपके हिसाब से कौन बनाता है? या चलो निशात से पूछते हैं, आपको तो आंसर बता दिया ट्रेडर्स मैंने। अकाउंटेंट। हाँ, कौन बनाता है निशात? सर कस्टमर्स अकाउंटेंट। कस्टमर्स अकाउंटेंट हम खुद बनाते हैं भाई। जो अकाउंटेंट होता है वो खुद बनाता है। ठीक है, आप कस्टमर बोल सकते हो या कस्टमर अकाउंटेंट बोल सकते हो। क्वेश्चन में कस्टमर अकाउंटेंट लिखा था तो हम कस्टमर अकाउंटेंट लिख रहे हैं। पॉइंट इज अल्टीमेटली जो कैश बुक बना रहा है वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा होता है कि भैया महीने के एंड पे मेरी कैश बुक और पासबुक मैच होनी चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस है वो आइडेंटिफाई किए। क्लियर? समझ आया? सर टीचर ऑडिटर करवाई जा रही थी। बेटा मेरे मैं क्या हिसाब करूं? से नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो टेक्निकली पूछा जाए, अगर तो मेरे से पूछेगी तो टेक्निकली थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्लॉ तो है। फ्लॉ क्यों है बेटा? क्योंकि कस्टमर तो बनाते ही बनाता है, बाद में ऑडिटर आके खुद भी चेक करता है कि हाँ भाई जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है वो ठीक है या नहीं। तो ऑडिटर आके बाद में चेक करता है, पर वो खुद नहीं बनाता। तो जो आपने बना रखी होगी वो कहेगा लाओ दिखाओ क्या बना रखे, और उसको चेक करेगा क्या आपने ठीक बनाई है या नहीं। सो नॉर्मली ऑडिटर नहीं बनाएगा, कस्टमर खुद बनाएगा। आप सिंपल सा सवाल पूछना मैम से कि टीचर मैम आप मैम से पूछना, मैम जिसका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते तो क्या वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता क्या? समझे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो क्या वो इसका मतलब बैंक रिकंसिलिएशन हाँ स्टेटमेंट पर नहीं बनाता? वो हाँ, टीचर इसे वैसे समझा रही थी कि जैसे जो अकाउंटेंट है तो एक मिडिल क्लास टाइप है, बनाता वो है लेकिन ओवरऑल गाइडेंस और मतलब तो व्यू तो पूरा ऑडिटर ही करता है, जैसे नहीं। आप ऑडिटर। ओके, सो आई आई बैक टू डिफर अगेन। पहली बात तो मैं फिर से वही बता रहा हूँ, ऑडिटर का रोल तो बाद में आएगा यार। ऑडिटर का रोल पता है कब आता है? जब आपकी बुक्स बन चुकी होती हैं, सब कुछ हो चुका होता है, तब वो आके चेक करेगा कि आपने ठीक बनाया कि नहीं। वो जब आप ये थोड़ी ना है कि आप मान लो फॉर एग्जांपल अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना एंड हुआ, हम वेट करेंगे ऑडिटर आएगा वो बताएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम तो अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त हम तो ऐसे बनाएंगे। साल के एंड में जाके ऑडिट होगा, साल के एंड में जाकर के जब ऑडिट होगा तब हम उसको ये स्टेटमेंट्स बनी हुई जो होंगे वो देंगे, वो चेक करेगा ठीक बनाइए कि नहीं। तो पूरे साल वेट थोड़ी ना करते रहेंगे कि ऑडिटर आएगा और वो बनाएगा या वो हेल्प करेगा। समझ आ रहा है मेरी बात परीक्षा? सो आई बैक टू डिफर, सॉरी बट आई बैक टू डिफर कि ये मेरे हिसाब से गलत आंसर दे रही है मैम। और इन एनी केस वैसे भी गलत दे रही है, क्योंकि अगर उनकी बात मान भी लेते तब भी बना तो अकाउंटेंट ही रहा है, ऑडिटर थोड़ी ना बना रहा है यार। तो आपने तो क्वेश्चन में ये लिखा है हु प्रिपेयर्स दिस, ठीक है। बट स्टिल आई एम सेइंग आई एम कंप्लीटली डिफरिंग हियर विद योर टीचर फॉर द सिंपल रीजन, दो रीजन, वन नॉट ओनली वन, टू रीजन। पहली बात तो हर किसी के अकाउंट्स ऑडिट ही नहीं होते, नंबर वन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इनके अकाउंट्स तो तब जाके ऑडिट होते हैं जब इनकी टर्नओवर बहुत हाई होती है, करोड़ों में टर्नओवर होती है, तब जाके इनको रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऑडिट कराने। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या ये कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाते? कैसी बातें करते हैं, सब बनाते हैं भाई, हर बिजनेस में बनती है। ठीक है, तो इसीलिए आउटराइटली ये आंसर गलत हो जाता है कि ऑडिटर बनाता है। और नॉर्मल सिनेरियो में भी जब ऑडिट होता भी है तब भी बनाता अकाउंटेंट है, ऑडिटर आके उनको चेक करता है, वेरीफाई करता है कि सही बनाई। चले आगे, चलो बाहर निकलते हैं वापस से बैंक रिकंसिलिएशन के मूड में से। अब हम आते हैं, बात करते हैं किसकी, वापस से डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ आ रहा हूँ वापस से, जरा देखो।
मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। पहले तो मुझे बताओ, जितना मैंने लास्ट क्लास में कराया था वहां तक किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो पहले डाउट लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर कोई डाउट नहीं है तो। क्लियर है सबको? ओके ग्रेट, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। गाइज मैंने आपको बताया था दो मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के, और दो मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के। तो जब लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से कितने कॉम्बिनेशन बने थे? 4। स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज कर रहा हूं, और विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड विद ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो दो तो ये हो गए। इसी तरह से डब्ल्यूडीवी दोनों में लगा सकता हूं, तो दो उसके हो गए, डब्ल्यूडीवी विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड डब्ल्यूडीवी विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। समझ आई मेरी बात? पहले ये बात समझ आई? तो टोटल 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गए भाई। यही 4 ऑप्शंस हो सकते हैं ना, जितने भी आपस में मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये 4 ही बनेंगे। यही चारों कॉम्बिनेशन अपने को सीखने हैं। तो सबसे पहले आज जो मैं कराने वाला हूँ वो कौन सा है? वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। और मैं कौन सा वाला लूंगा? विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी हम कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं खोल रहे। मैंने तो अभी आपको सिखाया भी नहीं है या बताया भी नहीं है कि वो होता क्या है, ठीक है? तो फिलहाल अभी उसकी बात नहीं करेंगे, जब अगले स्टेप में अगले कॉम्बिनेशन में वो आएगा तब उसकी बात करेंगे। तो अभी देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कौन सा वाला कर रहे हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, which is SLM plus without opening provision for depreciation। अब मैं accumulated depreciation बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वन एंड द सेम थिंग बेटा, प्रोविजन बोल लो, accumulated depreciation नाम अलग है, ठीक है? तो ये बात समझ आई कि हम कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं पहला? ये क्लियर हुआ? सबको क्लियर है बेटा? ये किसी को डाउट? चल सकते हैं आगे? पक्का? हाँ जी, चलो। तो एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं किस एसेट की? प्लांट एंड मशीन। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर प्लांट एंड मशीन। अब हमें यहाँ सीखना क्या है बेटा? हमें यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाना सीखना होगा। तो हम डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे लगा रहे होंगे ना, तो एसेट तो बड़े सारे हो सकते हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो मैं एग्जाम्पल फिलहाल किसका लेके चल रहा हूँ? प्लांट एंड मशीनरी का। कोई सा भी एसेट हो, सब पे एक ही तरीके से अकाउंटिंग हो रही होगी, सब पे उसी तरीके से कैलकुलेशन हो रही होगी, बस नाम चेंज हो जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में फर्नीचर आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे मैं अभी यहाँ प्लांटर मशीनरी का बना करके दिखा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से फर्नीचर का, बिल्डिंग का भी बन जाएगा। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। तो आज मेरे साथ कौन डिस्कस करना चाहेगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कौन पहले हैंड रेज करेगा। ओके, सो ससलीन, आज ससलीन ने सबसे पहले हैंड रेज किया, तो ससलीन के साथ डिस्कस करेंगे भाई। और कई लोग मैं देख रहा हूँ वो कहते हैं कि लेट दी अदर पर्सन रेज है। हाँ करने दो, बाकी कर रहे हैं यार, बैठे आराम से, अगली बार ना उन्हीं का नंबर आएगा, कोई बात नहीं। आज तो ससलीन के साथ डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम उन्हीं को पकड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइम देखते कौन हैंड रेज नहीं करेगा। चलो ससलीन बेटा, डेप्रिसिएशन करने से पहले उसकी ट्रीटमेंट या उसका लेजर में किस तरीके से आएगा, वो करने से पहले एक मैं सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। अगर मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं बेटा? The plant and machinery account debit to cash account. बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसी जर्नल एंट्री को मुझे इस अकाउंट में पोस्ट करना है, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे सबके रेफरेंस के लिए, क्या एंट्री थी बेटा? प्लांट एंड मशीनरी टू कैश, एंड लेट्स अज्यूम मैंने 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी, लेट्स अज्यूम। हाँ जी, तो जरा मुझे बताओ कि अगर इसी एंट्री को मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में, जो कि मैंने यहाँ सामने बना रखा है, ये लेजर अकाउंट ही है आपका, जैसे लेजर बनता सेम वही तो है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी का यानी उस एसेट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उस लेजर अकाउंट में कैसे डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग होगी वो सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को पोस्ट करो जब आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी। डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, बहुत ही बढ़िया भाई, ये सबको समझ आया। प्लांट एंड मशीनरी टू कैश है, तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या आ जाएगा? टू कैश, अपोजिट साइड वाला आता है, ठीक है? और डेबिट साइड में आएगा टू कैश, कितने की खरीदी? 10 लाख। और मैं यहाँ डेट डाल देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि हमने ये साल के शुरू में खरीदी है, 1 अप्रैल 2017 ले लेते हैं,
ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में बताया होगा कि आपने ये कब खरीदा है, तो लेट्स अज्यूम कि 1 अप्रैल 2017 को खरीदा। तो हम अपने बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में इस तरीके से दिखा रहे होंगे। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा ये? अब मान लेते हैं साल एंड हो गया, पूरे साल हमने कोई और मशीन नहीं खरीदी। लेट्स अज्यूम कि हमने पूरे साल कोई और मशीन नहीं खरीदी, तो साल के एंड में क्या करेंगे बताओ तो सस्ती? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। वेरी गुड, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी बता दें, और मैं यहाँ डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ कितना लेके चल रहे हैं। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस। SLM तो मैंने ऊपर लिख भी दिया था, फिर दोबारा। ठीक है, तो बताओ मैं ये वाली एंट्री हटा दूं ऊपर जो लिखी थी, इसकी जगह आप डेप्रिसिएशन की लिख लें, बताओ जरा क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। बहुत बढ़िया, और अमाउंट भी बता दे बेटा। 1 लाख। हाँ, कैसे निकला वो जरा साइड में निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें वर्किंग करनी है बेटा, ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, लेकिन हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये वर्किंग नोट बनाना है साथ में डेप्रिसिएशन का। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। कैसे निकाला? जो टोटल कॉस्ट थी कितनी थी? 10 लाख। कितना परसेंट बोला बेटा मैंने उसका डेप्रिसिएशन? 10%। 10%। ठीक है, तो यानी कितना आ गया ये? 1 लाख। तो 1 लाख 1 लाख। हमारा डेप्रिसिएशन आ गया, यानी कि हमारी ये जो एंट्री हो जाएगी कितने से हो जाएगी? 1 लाख से। गाइस पहले मुझे ये बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक? देखो 10 लाख की खरीदी थी, 10 लाख पे 10% हमने 1 लाख निकाल दिया। क्लियर है? चलो थोड़ा सा ना अब आगे बढ़ने से पहले यहीं पे सिचुएशन को चेंज करते हैं, या चेंज करने से पहले इसकी पोस्टिंग कर लें। तो जरा सस्लीन इसकी पोस्टिंग और बता दे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या लिखूंगा? सर क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और किस डेट को आएगा बेटा ये? सर 1/4/18। 1/4/18 को नहीं आएगा बेटा, मैंने क्या बोला, कब करा हमने डेप्रिसिएशन, कब लगाया? बताओ सोच के, अभी तो मैंने एक लाइन बोली थी ना। तो गायब हो गई बेटा, तू एक तो पहले कैमरा ऑन कर, मैं देख नहीं पा रहा हूं तो मैं रिलेट भी नहीं कर पाता। तस्लीम, शगुन आप बताओ बेटा। Sir, 31st March 2018. 31 मार्च 2018। भाई देखो ध्यान से, इसलिए मैंने क्या लाइन बोली थी, मैंने कहा था साल के एंड में क्या करेंगे, तो साल कब खत्म होगा ये? 31 मार्च 2018। 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018। क्लियर है सस्लीम? समझ आया? यस सर। ठीक है, यस मैंने सर। कहा था कि हम मान के चल रहे हैं पूरे साल कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो साल के एंड में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर, ठीक है, अभी हमने अज्यूम किया था कि हमने ये जो एसेट खरीदा है वो कब खरीदा है? 1 अप्रैल 2017 को। लेट्स अज्यूम कि हमने ये खरीदा है 1 जुलाई 2017। विल इट मेक अ डिफरेंस? अगर 1 अप्रैल की जगह मैं 1 जुलाई को खरीद रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सर ईयर एंड 31 जून को होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। ईयर एंड मेरे मशीन खरीदने से थोड़ी ना चेंज होता है भाई। अगर तू मशीन, अच्छा तू साल में 3 बार मशीन खरीदी थी तो तेरे 3 ईयर एंड हो जाएंगे क्या? तो ईयर एंड मेरे मशीन खरीदने, मेरे एसेट खरीदने पे डिपेंडेंट होना है। ईयर तो हम नॉर्मली क्या फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च का। तो इसकी वजह से क्या फर्क हो सकता है? दिमाग में देखो कुछ आ रहा है तो बताओ। सर बट अगर हम 31 मार्च को ही कर देंगे तो हमने 1 ईयर का तो डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं, हमने वेरी उसका गुड। कम का लगा तो दिया। ये, हाँ अब तो देख तेरे को समझ तो आ गया, चाहे रिवर्स उल्टा चल के समझ में आया। हाँ, तो जरूरी थोड़ी ना कि भाई 1 साल का लगाना है, जब साल पूरे साल आपने ये मशीन यूज ही नहीं करी। गाइस ये अच्छा पॉइंट निकल के आया, देखो ध्यान से समझो। तस्लीन ने क्या कहा, अगर 31 मार्च पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो पूरा साल तो कंप्लीट नहीं हुआ,
तो कोई बात नहीं, जितना पीरियड हुआ उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात? भाई Yes. हमें तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है, हमारा तो फाइनेंशियली यही है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो हमें तो 31 मार्च को बुक्स क्लोज करनी है। अब 31 मार्च तक जितने पीरियड के लिए हमारा ये एसेट यूज हुआ है, हम उतने पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो कितने पीरियड के लिए ये एसेट यूज हुआ है? 9 months. कैसे निकाला बेटा, जरा मुझे बता। सर काउंट करके कैसे अरे कराना मुझे, मैं साथ साथ कर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, रुक जा, अक्टूबर, रुक जा, नवंबर, दिसंबर। रुक जा, तो शुरू से कर जरा। जुलाई, जुलाई, सारे लोग ध्यान से दें, ध्यान दें, सारे लोग ध्यान दें भैया, यहाँ पे कहां से शुरू कर रहे हैं? जुलाई। क्लियर हो रहा है? कहां से शुरू किया? जुलाई से। क्यों करा जुलाई से शुरू? क्योंकि 1 जुलाई को आपने खरीदा। अगर यही चीज 1 जुलाई की जगह लिखा होता 31 जुलाई, तो जुलाई को कंसीडर नहीं करते, फिर जुलाई के महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगता। कहां से लगता? अगस्त से। तो एक गलती, पहली गलती तो 99% बच्चे यही करते। समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर मैं इसी को यहाँ पे 31 कर दूं बेटा, तो फिर जुलाई का महीना काउंट नहीं होगा। आपने 31 जुलाई को खरीदा है, यानी ये जुलाई का महीना तो खत्म हो चुका है। अब तो कहां से डेप्रिसिएशन लगेगा? अगस्त से। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? ये बात सबको क्लियर हो रहा है? थम्स अप करके बताया करो बेटा, अगर क्लियर है तो थम्स अप करो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जिस जिसको क्लियर होता है प्लीज थम्स अप करते रहा करो साथ साथ, ठीक है? तो आपको पहुंचना कहाँ है? आपको यहां से लेकर के यहां तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो ध्यान से, समझ आ रही है बात? जिस दिन आपने मशीन खरीदी उससे लेकर के साल के एंड तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर आपने 1 जुलाई को खरीदी तो 1 जुलाई से काउंट करेंगे, यानी कि जुलाई भी काउंट होगा। और अगर 31 जुलाई को खरीदी है तो जुलाई काउंट नहीं होगा। कब होगा? अगस्त से शुरू। अब कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है ऐसा आ रहा हो, सर इसका मतलब अगर 31 जुलाई लिखा है या फिर 1 अगस्त लिखा है, बात तो एक ही है। अगर 1 अगस्त लिखा है तो भी अगस्त से काउंट कर रहे हैं, अगस्त का महीना पूरा काउंट कर रहे हैं, और अगर 31 जुलाई लिखा है तो भी हम अगस्त से ही कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। आपके लेवल पे हम इस एक दिन के डिफरेंस को कंसीडर नहीं कर रहे, पर प्रैक्टिकली तो एक एक दिन का फर्क पड़ता है। प्रैक्टिकली तो अगर ये आप 31 जुलाई को खरीदोगे तो आपके लिए एक दिन ये भी काउंट होगा जुलाई का। लेकिन अभी आपके लेवल पे हम इस चीज को इतना माइन्यूटली नहीं टेस्ट करते, तो इसीलिए 31 जुलाई भी दे दिया जाए तो आपको सीधा अगस्त से शुरू करना है, 31 जुलाई को काउंट नहीं करना। आई बात समझ? क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि 31 जुलाई से भी वही 8 महीने और 1 अगस्त से भी 8 महीने, एक दिन का फर्क क्यों नहीं लिया? वो हम जानबूझ के नहीं ले रहे, आपके 11th क्लास के लेवल पे। क्लियर? चलो अब मैं दोबारा से लिख रहा हूं, अब जरा बताना क्या होगा। बताओ सृष्टि। अनम्यूट करके काउंट कर ले, हमें भी पता चल जाएगा कैसे कर रही है बेटा। सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 months का लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई 2 तरीके होते हैं इसको काउंट करने के, ये भी सीख लो। सबसे पहली चीज तो हमने 1 तारीख और 31 तारीख का ध्यान दिया कि इस महीने को कंसीडर करना है कि नहीं करना है, पहली चीज। ठीक है, अब इस केस में 1 तारीख है तो 10वां, ये जो अक्टूबर का महीना है उससे कंसीडर करना है। तो एक तरीका क्या था, ससलीन ने क्या कहा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक काउंट किया, 6 महीने हो गए बेटा। क्लियर हो गया? तो 6 महीने ऐसे काउंट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, 13, 14, 15 तो नहीं हो सकते ना, तो ये गड़बड़ नहीं करना। 10, 11, 12 करके भी काउंट कर सकते हो। 10, 11, 12, 1, 2, 3 कैसे भी कर लो यार, एक ही बात है। बस 10, 11, 12 के बाद 13, 14, 15 मत कर देना, क्योंकि 12 से आगे महीने नहीं होते, 12 ही महीना होता है एक कैलेंडर ईयर। क्लियर? समझ आई बात? तो दोनों में से किसी भी तरह से काउंट करो, बस केयरफुली करना, मैक्सिमम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। चलो तो 6 महीने हो गए बेटा, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। और 6 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों हम लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो हमें रेट दे रखा है, ये रेट पूरे साल का है, पर एनम लिखा है। पर एनम का मतलब क्या होता है? दिस इज रेट फॉर द कंप्लीट ईयर। तो 10% डेप्रिसिएशन यानी 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन तो पूरे साल का। हमें कितने निकालना है? 6 महीने का। तो 6 महीने का कैसे निकालेंगे बेटा? ये तो मैंने पूरे साल का निकाल लिया, ठीक है, 10 लाख पे 12 10%। months का 1 लाख है,
तो 6 मंथ्स का होगा 1 लाख अपॉन में 12 मल्टीप्लाई बाय 6। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। मैथ्स में बहुत सीखा है हमने, है ना? ये तो हम, मैं कहने वाला था बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से तो नहीं लेकिन हाँ बहुत टाइम से सीखते आ रहे हैं। क्या होता है भाई, अगर 12 महीने का है 1 लाख, तो 1 महीने का हो गया 1 लाख अपॉन 12, और 6 महीने का निकालना है तो क्या हो गया 1 लाख अपॉन 12 इंटू 6। यही हो गया। समझ आई मेरी बात? यार अब मैं बस इसको थोड़ा सा लिखने में चेंज कर रहा हूँ, ये अपॉन 12 इधर लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक ही तो बात है, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो 1 लाख इंटू 6/12। तो यानी क्या हुआ, ऊपर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीनों के लिए डेप्रिसिएशन निकालना है, और नीचे क्या आ गया 12। नीचे तो 12 ही रहेगा ना भाई हमेशा। अगर 1 महीने का निकालना है तो क्या करेंगे, इंटू तस्लीम। सर क्या? अगर 1 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है तो क्या करेंगे? सर 1 लाख बाय 12 करेंगे। 1 लाख बाय 12 मत बोल, 1 लाख इंटू 1/12 बोल, जैसे बता रहा हूँ उस तरीके से समझ। मैंने इसीलिए थोड़ा सा चेंज करके लिखा है ना, इंटू ऊपर क्या आएगा, जितने महीने के लिए निकाल रहे हैं, और One. नीचे तो हमेशा 12 रहेगा, क्योंकि ये तो रेट हमेशा 12 महीने का ही दिया होगा, पर एनम ही है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए सिंपल सा याद रखो कि आपको यहाँ क्या करना है। सबसे पहले तो, और ये एक चीज और ध्यान रखो, सबसे पहले तो आपको ये इसी तरीके से पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। चाहे आपने जो मशीन है वो साल के बीच में भी खरीदी हो, तब भी आपको ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकालना ही निकालना, और उसका रीजन बताऊंगा क्यों। और जैसे ही आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाला, इसको इस डब्बे में डाल दो, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो। कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, 6, तो 6/12। अगर 3 महीने का होता तो इंटू 3/12। अगर 2 महीने का होता तो इंटू 2/12। समझ आ गई बात? गाइस क्लियर हुआ? सर अगर जैसे 25th डेट को परचेज किया तो बेटा 25 दिनों के हिसाब से निकलता है, लेकिन वो आपके लेवल पे अभी नहीं आएगा। तो हम तो क्या करते हैं, डे एक एक दिन गिनते हैं। मैंने आपको बताया ना, हम तो एक एक दिन गिनते हैं। अगर आपने 15 तारीख को खरीदा, 25 तारीख को खरीदा, 20 तारीख को खरीदा, तो जितने दिन आपने यूज किया दिन के हिसाब से निकलता। फिर ये अपॉन 12 जो कर रहा हूँ, महीनों के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ये डेज में हो जाता, अपॉन 365 ऊपर आ जाते हैं जितने नंबर ऑफ डेज के लिए यूज किया। प्रैक्टिकली दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी से समझते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन, जरा मुझे बताओ। 50,000। 50,000। क्लियर है सबको? तो जरा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एग्जांपल चेंज किया, तो उसके हिसाब से मुझे डेप्रिसिएशन की फिगर चेंज करनी पड़ेगी भाई। तो मैं यहाँ पे 50,000 कर देता हूँ। मैंने मान के चला कि मैंने साल के बीच में ये डेप्रिसिएशन, साल के बीच में, सॉरी, ये एसेट खरीदा। सबको क्लियर है? तो सबसे पहले जो मैंने एसेट खरीदा उसकी एंट्री करी, वो कहाँ पे आई, डेबिट साइड पे। लॉजिक समझा दिया क्यों आई, टू कैश। उसके बाद साल के एंड में आपने डेप्रिसिएशन लगाया। अब डेप्रिसिएशन वगैरह जो एंट्री होनी थी हो गई। अब इसको बैलेंस करेंगे। बेटा बैलेंस कैसे करते हैं सस्लीन? सर पहले जिसका टोटल ज्यादा है उसको तो कौन सी लिखेंगे, साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा। हमें दिख रहा है डेबिट साइड में 10 लाख है, तो पहले जो साइड ज्यादा है उसका टोटल लिखा, तो यहाँ आ गया 10 लाख। और वही टोटल आपका अपोजिट साइड पे भी आ जाएगा, यानी क्रेडिट साइड पे 10 लाख। और बैलेंस कितना निकला बेटा, 10 लाख में से ये वाला माइनस हो गया 50,000, तो कितना बचा? 9,50,000 9,50,000। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी। वेरी गुड, बाय बैलेंस सीडी। और डेट क्या आएगी बेटा? 31 मार्च 18। हाँ, आखिरी डेट पे तो कर रहे हैं बैलेंस की, तो आखिरी डेट पे ही डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं। याद करो, मैंने आपको जर्नल एंट्री में भी सिखाया था, दीज आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री। जो आखिरी डेट पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ये क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं ना। जब साल क्लोज कर रहे हैं तब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वही सीखा था ना। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इमीडिएटली ये वाली आपकी अगले साल के लिए स्टार्टिंग डेट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। 1 अप्रैल 2019। हाँ नहीं, 1 अप्रैल सर 2018। ये अगेन ये भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। अरे भाई एक ही दिन तो, अगले दिन ही तो लिखना है। तो 31 मार्च 2018 के बाद अगला दिन क्या आएगा? 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2019 नहीं आ जाएगा? एक साल खा जाओगे बीच का। नहीं तो मैं भी करता था अपने टाइम पे, ये गलतियां बहुत करी है मैंने, तो इसीलिए बता रहा हूँ ये गलती बहुत कॉमन है। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, टू बैलेंस बीडी। बीडी। कितना आ जाएगा? 9,50,000। 9,50,000। बहुत बढ़िया। अब मान के चलते हैं हमने और इसके अलावा, जैसे अभी एक खरीदी थी मशीन, मान लेते हैं हमने और मशीन खरीदी, ठीक है।
तो अगर और मशीन खरीदेंगे तो किधर आएगी बेटा एंट्री? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे। तो लेट्स अज्यूम मैंने एक और मशीन खरीदी, तो फिर से वही आएगा टू कैश, जैसे ऊपर लिखा था। अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूँ, हो सकता है आपकी टीचर टू कैश की जगह टू बैंक करवा रही है, क्योंकि कैश में तो हम नॉर्मली इतना लंबा अमाउंट नहीं डील करते ना। तो अगर आपकी टीचर टू बैंक करा रही हो तो प्लीज टू बैंक कर देना, उसमें कोई इशू नहीं। और प्रैक्टिकली तो कैश में तो हम इतना खरीद ही नहीं सकते, आपको तो पता ही है डिमोनेटाइजेशन वगैरह हुआ था, ये सब है ना। तो अब आज की डेट पे तो सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू ही होती है, खासकर इतनी मोटी ट्रांजेक्शन तो नहीं होती कैश के थ्रू। हाँ, हम अभी फिलहाल अभी भी हर चीज में कैश 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 लिख रहे होते हैं, आएगा एक टाइम जब हम हर जगह बैंक 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 लिख रहे होंगे, बट फिलहाल तो ऐसे ही है। तो अगर आपकी टीचर बैंक करा रही हो यहाँ पे तो प्लीज कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं। तो टू कैश की जगह सब जगह टू बैंक आ जाए। हाँ जी, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमने एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपए, और मैंने अभी ये मशीन कब खरीदी, मान लेते हैं मैंने ये खरीदी ठीक है। तो अब बताओ सस्लीन क्या करेंगे? मान लेते हैं अगेन कि इस साल में एक ही मशीन खरीदी, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगाएंगे दोनों डेप्रिसिएशन पर, लगाएंगे। पहले वाली मशीन पे भी, इस पर भी। बहुत बढ़िया भैया, अब 2 मशीन है मेरे पास, एक नहीं है। अब इस साल तो मैंने 2 मशीन यूज करी ना, एक मशीन तो मेरी पुरानी चली आ रही है और एक मशीन और खरीदी। तो क्यों ना मैं इसका नामकरण कर दूं भाई, इसका नाम कर देते हैं M1। तो ये मेरी M1 का बैलेंस था, और ये अब मैंने जो खरीदी दूसरी, कौन सी हो गई? M2। समझ आया? मशीन प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने M1 M2 कर दिया। अगर फर्नीचर की बात कर रहे होते तो F1 F2 कर देते, बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो B1 B2 कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो अपने खुद के रेफरेंस के लिए। क्लियर हुआ? समझ आई बात? ठीक, चलो। तो अब यानी कि हमें डेप्रिसिएशन दोनों पे लगाना है, फर्स्ट मशीन पे भी और सेकंड मशीन पे भी। तो जरा मुझे बताओ, तो पहले तो एंट्री बता दे, क्या लिखूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी तो अकाउंट। यानी मैं उसको पोस्ट कैसे करूंगा यहाँ पे? क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया? अगेन कब होगा? 31 मार्च 2019 को। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2019। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है बेटा, जब आपने लेजर की प्रैक्टिस ज्यादा ना करी हो तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कई बार, यार कहाँ 18 कहाँ 19 लिखना है ना। तो ये थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा इनिशियली, अगर आपने लेजर की प्रैक्टिस कम करी है तो यहाँ तो बेटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन में यही क्वेश्चन इसी टाइप का आता है कि आप लेजर अकाउंट बना के दिखाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन M1 का कितना और M2 का कितना? सर M1 का होगा 1 लाख। M1 का होगा 1 लाख, ओके। सर M2 पे कितना लग रहा है? मुझे क्या पता, तू बता। तूने बोला 1 लाख, मैंने लिख दिया 1 लाख, मुझे तो पता नहीं ठीक दिया नहीं, तूने। परसेंटेज कितनी है? सब पे सेम लगेगा ना बेटा, डेप्रिसिएशन का रेट तो सारी मशीन पे सेम है। ओके सर। सर फिर हम काउंट करेंगे मंथ्स, तो जुलाई से होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अच्छा पहले अक्टूबर मुझे ये नवंबर बता, दिसंबर। पहले मुझे ये बताइए 1 लाख कहाँ से आया M1 का? क्योंकि कई बच्चे मुझे घूर रहे हैं ऐसे, कैसे लिखा सर आपने, बता तो दो। तो जरा ये बता 1 लाख कहाँ से आया? सर 1 लाख में उसको परचेज किया है 1 लाख जो में M2 परचेज थोड़ी ना मशीन करा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। M1 का डेप्रिसिएशन 1 लाख कहाँ से आया? क्योंकि हमने पहले देखा था उसमें 1 लाख जो था वो डेप्रिसिएशन अकाउंट था 12 मंथ्स का, वेरी तो गुड। तो मैं इसलिए ना, 1 नहीं लाख। तो मैं यहाँ लिखने से पहले ना दिखा देता हूँ बच्चों को, भैया ये जो हमने वर्किंग नोट पे बनाया था ये एवे नहीं बनाया था, इसका पर्पस था। मैंने आपको बोला था ना, चाहे आपने मशीन ड्यूरिंग द ईयर खरीदी हो, साल के बीच में भी खरीदी हो, तब भी आप क्या करोगे, पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसको डब्बे में डालोगे। मैं हाईलाइट कर सकता हूँ तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आप तो नहीं करोगे, हाँ आप डब्बे में डाल दो, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल, जिस साल जब फर्स्ट ईयर आपने खरीदी थी तब तो आपने पूरे साल यूज नहीं करा, तब तो आपका प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, यानी जितने महीने यूज किया था उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड तो अगले आने वाले हर साल में तो सेम 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं? SLM में तो हमने सीखा था ना, क्या था कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है, सीखा था कि नहीं सीखा था लास्ट क्लास में? SLM में क्या था भाई, हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। तो यानी कि जो आप ऑलरेडी एक बार वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहे हो, आपको वही यूज करना है बार बार, आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना। हाँ ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर में जब आप खरीद रहे हो तब हो सकता है क्योंकि आपने साल के शुरू में ना खरीदा हो तो आप उस साल कम डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, लेकिन अगले साल तो फिर अब गोइंग फॉरवर्ड पूरे पूरे साल यूज होगा कि नहीं होगा? आई बात समझ में? हाँ जी गाइज, मुझे थम्स अप करके बताओ समझ आया कि नहीं, और जिन लोगों के कैमरास ऑफ है ऑन करो जल्दी से। निशात, परीक्षा, आरव,
मलाइका तो मेरी बात नहीं सुनती, तो मैंने अब बोलना छोड़ दिया मलाइका को, है ना। तो बाकी लोग तो ऑन करो भाई, मलाइका कर ले तो भी ऑन। थैंक यू, कर लिया कर बेटा, अच्छा लगता है। हाँ जी, तो गाइज समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, एसएलएम का तरीका सिखा रहा हूँ अभी, क्या करना है, वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में फर्स्ट, अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो मैंने डेप्रिसिएशन लिखा था, इसकी जगह यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन की शॉर्ट फॉर्म डेप M1, साथ में लिख रहा हूँ कौन सी मशीन का निकालना, ठीक है, ताकि हमें याद रहे। अब तो नंबर ऑफ मशीन बढ़ गई ना भाई, M1 M2 M3 ऐसे आती रहेगी, तो इसीलिए मैंने साथ में यहाँ लिख दिया। और यहाँ भी मैं अपने लिए रेफरेंस के लिए लिख सकता हूँ इसी तरह से, जहाँ ये डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा था उसकी जगह मैं यहाँ पे भी शॉर्ट में M1 साथ में लिख सकता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि कौन सा किस मशीन का डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, आई बात समझ में। अब M1 का तो हमें पता है, M2 का भी निकाल लेते हैं। हाँ जी, डेप्रिसिएशन M2 का कैसे निकलेगा, कितने की खरीदी थी M2 मैंने ससलीन? 1 लाख 1 लाख इंटू अगेन रेट 9 दे रखा है 10%। अब इंटू अभी मत कर देना साथ में, ये अभी शुरू में ओके गलती होती है। शुरू में क्या होगा, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन में 12, नहीं बाद में करेंगे भाई, पहले पूरे साल का निकालो, क्योंकि आगे आने वाला सालों के लिए बार बार कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन हर मशीन के लिए पहले निकाल करके बॉक्स में डाल दो, फिर देखो कि वो उस साल कितने महीनों के लिए यूज हो। क्लियर हो रहा है गाइस, ठीक है। हाँ जी, तो कितना आ गया ये 10,000, 10,000 तो इसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। हाँ जी, और इसके बाद अब देखते हैं जरा कितने महीनों के लिए यूज हुई है। कब खरीदी थी ये, 30/6 को। तो मैं चाहूंगा कोई और मेरे साथ इस बार काउंट करे। अवनी बेटा कितने महीने होंगे, जरा मुझे काउंट करके बताओ, अनम्यूट करो जरा। Yes, हाँ बेटा, कहाँ से तो शुरू करेंगे? जुलाई जुलाई, वेरी गुड, जुलाई से शुरू करेंगे भाई, जून नहीं आएगा, जून तो खत्म हो गया। जुलाई काउंट करो, जल्दी जल्दी बताओ, जुलाई आगे। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 महीने। 9 महीने हो गए, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको, सब करके देखा करो भैया, सुनना नहीं ऐसे ऐसे लग रहा है।